नमस्कार, डीडी राजस्थान के प्रोग्राम अलबेलो राजस्थान में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बिल्कुल, और हर बार की तरह आज की शुरुआत भी हम करेंगे आज के ऐसे विचार से जिससे दिन की दिशा तय हो सके, क्योंकि जब हमारे विचार अच्छे होते हैं तो स्वतः ही दिन अच्छा बीतता है। आज हम बात करेंगे एपीजे अब्दुल कलाम साहब की एक बात से दिन की शुरुआत की। उन्होंने कहा था कि मैं दृढ़ता से ये महसूस करता हूं कि देश के भ्रष्टाचार मुक्त होने और सुंदर मस्तिष्कों के राष्ट्र बनने के लिए 3 मुख्य सामाजिक सदस्य हैं जो कि बदलाव लेकर आ सकते हैं, और वे हैं पिता, माता और शिक्षक। उन्होंने कहा था, इफ अ कंट्री इज टू बी करप्शन फ्री एंड बिकम अ नेशन ऑफ ब्यूटिफुल माइंड्स, आई स्ट्रांगली फील देयर आर 3 की सोशल मेंबर्स हु कैन मेक अ डिफरेंस। दे आर द फादर, द मदर एंड द टीचर। और अब चलते हैं इतिहास के पन्नों से। इतिहास के बारे में जानना इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि आज का दिन, आज जिस धरातल पर हम हैं, वो कहीं ना कहीं इतिहास पर टिका हुआ है। तो वर्ष 1758 में आज ही के दिन भारत में मद्रास का 13 महीनों तक चलने वाला युद्ध आरंभ हुआ था। भारत में ब्रिटेन और फ्रांस के बीच होने वाला ये सबसे खतरनाक युद्ध था। साथ ही आज वर्ष 1929 में आधुनिक हिंदी कविता के प्रमुख कवि और अनुवादक, अपनी पत्रकारिता और कहानियों के लिए प्रसिद्ध साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित श्री रघुवीर सहाय का जन्म हुआ था। उनके काव्य संग्रह लोग भूल गए हैं के लिए उन्हें वर्ष 1984 में साहित्य अकादमी सम्मान मिला था। उन्हें मरणोपरांत हंगरी के सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान, बिहार सरकार के राजेंद्र प्रसाद शिखर सम्मान और आचार्य नरेंद्र देव सम्मान से भी सम्मानित किया गया था। और शालू, अब शुरुआत करते हैं आज के दिन की। आज का दिन राजस्थान के लिए बेहद बेहद खास है। आज शुरुआत होने जा रही है राइजिंग राजस्थान की। राजस्थान के गौरवशाली इतिहास में आज का दिन स्वर्णिम अध्याय के तौर पर जाना जाएगा। राजस्थान इन्वेस्टर्स के लिए एक ग्लोबल हब बनने जा रहा है। विकसित भारत के लिए विकसित राजस्थान, इस संकल्प के साथ राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 की शुरुआत आज से होने जा रही है, जो 11 दिसंबर तक चलेगी। जयपुर के JECC में माननीय प्रधानमंत्री जी इस समिट का उद्घाटन करेंगे। खास बात यह है कि इस समिट में 32 देश भाग ले रहे हैं और 17 देश कंट्री पार्टनर भी होंगे। पहले ही लगभग 30 लाख करोड़ के MOUs इसमें साइन किए जा चुके हैं। इस ग्लोबल समिट में प्रवासी राजस्थानी कॉन्क्लेव, स्ट्रेटेजिक कॉन्फ्रेंसेज, पैनल डिस्कशन, राउंड टेबल डेलिब्रेशंस, स्टेट प्रेजेंटेशन और इन्वेस्टेबल प्रोजेक्ट्स होंगे। 3 दिवस की यात्रा में कंट्री सेशंस के अलावा 12 क्षेत्रों के थीमेटिक सत्र भी शामिल हैं। इंडस्ट्री के मोस्ट पॉपुलर लोग ट्रांसफॉर्मिंग मैन्युफैक्चरिंग 4.0, सस्टेनेबल एनर्जी इकोनॉमी, प्रमोटिंग इंक्लूसिव टूरिज्म, सस्टेनेबल माइनिंग, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, शेपिंग द फ्यूचर ऑफ स्टार्टअप्स, bridging education and opportunities, public-private investment, agri-business innovations, transforming healthcare through innovation, infrastructure, supply chain, building sustainable healthcare system in rural areas। इस तरह के अनेक विषयों पर संवाद होगा और लगभग 5000 से ज़्यादा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डेलीगेट्स इसमें शामिल होंगे। उद्योग जगत की बड़ी बड़ी हस्तियाँ इसमें शुमार करेंगी। बिल्कुल, और आज का दिन कई मायनों में और भी विशेष है क्योंकि आज है इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे, जिसका थीम है यूनाइटिंग विद यूथ अगेंस्ट करप्शन, शेपिंग टुमारोज इंटेग्रिटी। आपको बता दें कि पिछले महीने भारत ने एंटी करप्शन वीक भी मनाया था, जिसको सेंट्रल विजिलेंस कमीशन ने बनाया था, और इसका थीम था सत्यनिष्ठा की संस्कृति से राष्ट्र की समृद्धि, और यानी कि कल्चर ऑफ इंटेग्रिटी फॉर नेशंस प्रॉस्पेरिटी। यानी कहीं ना कहीं ये बहुत ज़रूरी है कि हमारे अंदर वो भाव निहित हो कि हमें अपनी समृद्धि, अपनी इंटेग्रिटी, अपनी सत्यनिष्ठा को बचाए रखना है, जिससे कि जब हम करप्शन फ्री होंगे, हम ईमानदार होंगे, तो स्वतः ही समाज और देश भी ईमानदारी की राह पर लगातार उन्नत होता चलेगा। बिल्कुल शालू, आपने जिस खास बात का भी जिक्र किया है एंटी करप्शन सोसाइटी के लिए, सरकार के खास विभाग से हमारे साथ खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर रवि प्रकाश मेरणा जी। आप IPS 1990 बैच के अधिकारी हैं, वर्तमान में डायरेक्टर जनरल एंटी करप्शन ब्यूरो गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान है। पूर्व में स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो SCRB, साइबर क्राइम टेक्निकल सर्विसेज, सिविल राइट्स एंड एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग, स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन, डिजास्टर एक्शन फोर्स आदि विभागों में आप काम कर चुके हैं। आपकी सराहनीय सेवाओं के लिए आपको
प्रेसिडेंट पुलिस मेडल से 2014 में सम्मानित किया जा चुका है। पुलिस मेडल 2008 में आपको प्राप्त हुआ था। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद पुनीत जी और शालू जी। तो शालू, शुरुआत करते हैं। आज क्या सवाल पूछना चाहेंगे आप? बिल्कुल, जैसा कि हम आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस को फिर से याद कर रहे हैं और इसका जो थीम है वो है यूनाइटिंग विद द यूथ। तो करप्शन को लेकर के, युवाओं को लेकर के आपकी क्या सोच है, आपके क्या विचार है? क्योंकि करप्शन जो है एक आम डिक्शनरी का शब्द सा बन गया है और इट इज़ समवेयर एक्सेप्टेड कि ये तो होता ही है, ये तो चलता ही है। आपका क्या पर्सपेक्टिव है सर? देखिए शालू जी, मैं कहना चाहूँगा कि करप्शन और भ्रष्टाचार जो शब्द है, ये जब जहन में आता है तो लोगों को ये लगता है कि सिर्फ इसमें पैसे की बात है। मेरा मानना है कि करप्शन का जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट पैसा तो है ही, लेन देन का है। इट कैन बी इन काइंड ऑल्सो, इट कैन बी इन गिफ्ट ऑल्सो, बट ये एक विचार भी है। और विचार इस तरह से है कि हमारे लिए, जैसा शालू जी ने कहा, हमारे लिए अगर जीवन में अच्छे बुरा, राइट रॉन्ग, इनके बारे में अगर हम जब तक आइडेंटिफाई नहीं करेंगे अपने आप को, जब तक उसके बारे में विचार नहीं करेंगे, जब तक हम ये सोचेंगे नहीं कि क्या सही है क्या गलत है, और पब्लिक लाइफ में विशेषकर जब कोई सरकारी विभाग में काम होता है उसके लिए अगर पैसा मांगा जाता है अलग से सुविधा शुल्क के रूप में, तो ये एक कल्चर जो डेवलप हो जाता है कई बार, उससे चारों तरफ एक माहौल बन जाता है। और वो माहौल होता है एक्सेप्टेंस का कि हाँ ये तो शायद ज़रूरी है। और बहुत से लोगों को लगता है कि इसमें बुराई क्या है, लेकिन इसके दुष्परिणाम हम सभी जानते हैं। और उस दुष्परिणाम के कारण जो इनएफिशिएंसी सिस्टम में आती हैं, जो समाज में एक विकृति आती है, विचारों की भी विकृति, और जो पैसा सरकार सैंक्शन करती है उसमें से भी कहीं जो पैसा इधर उधर हो जाता है, पिलफर हो जाता है। तो युवाओं के लिए अब समझना बहुत ज़रूरी है कि आगे देश का भविष्य वो है। और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि, और आपको जानकारी भी होगी कि हमारे देश में अब 15 से 50 तक का जो आयु वर्ग है वो करीब 50% है हमारी जनसंख्या का। हमारी जो एवरेज एज है इंडियंस की वो अब है 27 वर्ष, कुछ साल पहले ये 24 वर्ष थी। तो यानी देखिए कि कितना ह्यूज हमारा युवा वर्ग है। इस युवा वर्ग को अगर हम ढंग से, अगर उनका वैल्यू सिस्टम इनकलकेट नहीं कर पाए, उनको सही शिक्षा नहीं दे पाए, तो फिर ये युवा वर्ग देश के विकास में, देश के निर्माण में और देश के दुनिया में जो भारत का स्थान होना चाहिए उसमें प्रॉपर नहीं हो पाएगा। जी, बहुत अच्छी बात कही आपने। वैल्यू सिस्टम से शुरुआत होगी कि हम सही और गलत के मायने क्या रखते हैं, वही तय करता है करप्शन के भाव को। जैसा आपने कहा कि सुविधा शुल्क एक तौर पर होता है कि ठीक है इतना तो चलता है, कन्वीनियंस है हमारा, कन्वीनियंस, या इतना तो चलता है, इतना और उतना नहीं। तो क्लियर कट लाइन डिमार्क होनी पड़ेगी कि ये है या नहीं। देयर इज नो ग्रे शेड व्हेन इट कम्स टू करप्शन। और जो आपने दुनिया की रैंकिंग की हमारी बात कही, तो मैं यहाँ एक आंकड़ा साझा करना चाहूँगा अपने दर्शकों से। भारत की रैंकिंग 180 देशों में करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में 2023 का जो आंकड़ा है 93 है आउट ऑफ 180 कंट्रीज़। यानी कि 93 मैं इसमें जो बताना चाहूँगा, 0 मोस्ट करप्ट है और 100 मोस्ट क्लीन है। तो हम कहीं ना कहीं बेहतर हैं। और पिछले वर्ष हमारा ये फिगर था 85 का। सो 85 से 93 निश्चित तौर पर एक अच्छी उपलब्धि है कि हम सुधारात्मक तरफ जा रहे हैं, क्लीनलीनेस की तरफ जा रहे हैं। जो पॉकेट में क्लीनलीनेस चाहिए, विचारों में क्लीनलीनेस चाहिए, तभी हो पा रही है। एंटी करप्शन ब्यूरो का जो संगठन का जो निर्माण किया गया था वो इसी भाव के साथ किया गया था कि हम कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स भी ले सकें और कुछ करेक्टिव भी ले सकें। तो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत भी कार्रवाई की जाती है और कुछ सूचनाओं के आधार पर हम इस पर कार्रवाई भी करते हैं। क्या क्या डोमेन एसीबी लुक आफ्टर करती है और किस तरह से ऑपरेशन होता है? देखिए, हम लोग प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट को डील करते हैं और इस एक्ट के तहत हम लोग जो पैसा कोई डिमांड करता है उसको रेड हैंडेड ट्रैप भी करते हैं, रंगे हाथों जिसको कहते हैं पकड़ना। इसके अलावा पद का दुरुपयोग, मिसयूज ऑफ ऑफिस, एम्बेजलमेंट, गबन, ये सारी जो चीज़ें हैं इन 3 विषयों पर ज़्यादा हम लोग प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में काम करते हैं। और
कोई भी नागरिक जो है वो हमें सूचित कर सकता है। आगे हम बताएंगे कि किस तरह से हमारे क्या क्या माध्यम है जिससे हमें वो संपर्क कर सके। और सबसे जो काम हम ज़्यादा करना चाहते हैं आज की तारीख में, वो आम पब्लिक का एक सहयोग जो है वो लगातार हम चाहते हैं। और मैं तो कहूँगा कि करप्शन आज एक ऐसी चीज़ है जिसमें सभी स्टेक होल्डर्स हैं। जी बिल्कुल। हम सभी टैक्स पेयर्स हैं। हमारा पैसा जो है वो टैक्स के रूप में हम जमा कराते हैं और वही पैसा बाद में सरकार अलॉट करती है विभिन्न स्कीमों के लिए, विभिन्न डिपार्टमेंट्स के लिए। इवन हमारी जो सैलरी है वो भी टैक्स पेयर के पैसे से है। तो ये पब्लिक मनी है। इस पब्लिक मनी का सदुपयोग हो और इसमें भ्रष्टाचार ना हो, इसलिए हम लोग इस एक्ट के माध्यम से कोशिश करते हैं कि हमारे प्रदेश में, हमारे देश में एक भ्रष्टाचार का ज़ीरो टॉलरेंस, जैसे राज्य सरकार की पॉलिसी भी है कि भ्रष्टाचार के विरुद्ध ज़ीरो टॉलरेंस होनी चाहिए। तो वो ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी के तहत हम सरकार की जो मंशा है और जो हमारे एक्ट की मंशा है उस हिसाब से हम लगातार कार्रवाई करते रहते हैं। जी, मैं यहाँ जिक्र करना चाहूँगा कि राजस्थान राज्य में जिस तरह से एसीबी ने ऑपरेट किया है, पूरे देश की पुलिस के लिए वो रेफरेंस बन चुका है कि किस प्रकार से बहुत मेटिकुलसली प्लानिंग की गई, किस तरह से उसका एग्जीक्यूशन होना चाहिए जिससे अपराधी छूट ना पाए। क्योंकि करप्शन के जब कोर्ट तक मामले पहुँचते हैं तो देखने में आता है कि सब सिद्ध नहीं हो पाया अपराध, बियॉन्ड द शेड्स ऑफ डाउट नहीं था, इसलिए वो छूट जाते हैं, कन्विक्शन कम ही हो पाता है। जी, ये आप हमें समझना पड़ेगा कि जो प्रोसिक्यूशन की स्टोरी है, यानी किसी भी केस में जब हम चालान पुटअप करते हैं, चाहे पुलिस हो या एंटी करप्शन ब्यूरो के केस हो, उसमें बियॉन्ड रीजनेबल डाउट हमें सिद्ध करना पड़ता है कि ये अपराध बनता है। आप प्रोसिक्यूशन की स्टोरी को एक गुब्बारे की तरह देख लीजिए और डिफेंस को केवल एक डाउट क्रिएट करना है उस स्टोरी में। अगर गुब्बारे को एक पिन चुबो दिए तो गुब्बारा गया, तो वो पिन होता है जो उसमें चुबो दिया जाए, अगर वो डाउट कहीं उस स्टोरी में आ जाता है। तो आप देखिए कि प्रोसिक्यूशन को कड़ी से कड़ी जोड़ के हर सबूत को इतना पुख्ता कोर्ट के सामने प्रूव करना पड़ता है कि ताकि वो स्टोरी इतनी कन्विंसिंग हो कि उस पर जो न्यायालय है वो सजा करार दे। इसलिए ये बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य है और हम लोग कोशिश करते हैं कि हमारा केस सक्सेस हो। लेकिन बहुत से कारण हैं कई बार जो कोर्ट में केस सक्सेस नहीं हो पाता। उसके कारण कई बार इन्वेस्टिगेशन की कमी भी हो सकती है और कई बार गवाह का पक्षद्रोही भी होना हो सकता है। जी बिल्कुल। तो ये मुख्य दो कारण होते हैं, गवाह का पक्षद्रोही होना या फिर कोई जो एविडेंस हमने, मटेरियल एविडेंस हमने पेश की, उसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई गैप है। जैसे आजकल आप देख रहे हैं कि इंक्रीजिंगली इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस जो सबूत हम उठा रहे हैं या जो हम उसको रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं, उस रिकॉर्डिंग में कहीं कंटिन्यूटी में कोई फ़र्क आ गया तो उसमें एफएसएल की रिपोर्ट में ये आ गया कि ये रिकॉर्डिंग बिल्कुल इसकी इंटीग्रिटी थोड़ी टेक्निकली ठीक नहीं है। वैसे तो डाउटफुल हमारे हिसाब से तो नहीं थी, लेकिन टेक्निकली कहीं ना कहीं कुछ इस तरह का आ गया। तो बहुत से ऐसे कारण हैं जिसके कारण केसेस सक्सेस नहीं हो पाते हैं। लेकिन मैं ये भी कहना चाहूँगा पुनीत जी कि हमारा ये प्रयास रहता है कि जो भी सबूत हम उठाएं, जो भी गवाह हम इस केस के लिए मुकर्रर करें, उसको हम लोग लगातार पीछा कोर्ट तक करते हैं, उसको काउंसलिंग करके, उसको मोटिवेट करके, और इसमें सुधार भी आया है। हमारे कन्विक्शन रेट में हम लोगों ने सुधार भी किया है और इसका फ़र्क भी पड़ा है। जी जी, सर, मुझे लगता है शालू कि पुलिस और एंटी करप्शन ब्यूरो और न्यायालय तो अपना काम करेगा, लेकिन जिम्मेदारी आपकी और मेरी ज़्यादा है। अल्टीमेटली इट्स पब्लिक मनी, और हम क्यों इस तरह की खामखा की ख्वाहिश रखते हैं कि जिसको पूरा करने के लिए हमें अपने रास्ते से, सच्चाई के रास्ते से फिसलना पड़े। मुझे लगता है कि डिस्क्रीटरी पावर जब हो जाती है तो उसका एक तो मिसयूज होता है और एक होता है प्रिविलेज। जब मैं चाहता हूं कि लाइन में लगे बिना मेरा काम हो जाए, वो प्रिविलेज मुझे जब चाहिए, तो जो टेबल के उस तरफ व्यक्ति बैठा था उसने तो नहीं डिमांड किया ना, आपने उसे ल्यूर किया कि मैं लाइन में नहीं लगना चाहता हूँ, मैं शॉर्टकट से काम करना चाहता हूँ। तो मुझे लगता है सबसे पहले
हमारी ही बिल्कुल, जिम्मेदारी। वो क्योंकि कन्वीनियंस फी जो है वो सामने वाले की नहीं बल्कि हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम किस तरह से उस चीज़ को देखते हैं। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही। हम अक्सर लोगों को, अफसरों को भ्रष्ट बता देते हैं, लेकिन भ्रष्टाचार शायद हमारे अंदर से शुरुआत होती है, हमें ही लगता है ये। सर, हम बात कर रहे थे कि किस तरह से आप पूरी पारदर्शिता से काम करना चाहते हैं आगे। इसमें आपने जिक्र किया था कि कहीं ना कहीं जो ई प्रूफ्स होते हैं उनकी टैंपरिंग हो जाती है। टेक्नोलॉजी आज एक ऐसा माध्यम बन चुकी है जिससे विकास को लगातार गति मिल रही है। जब हम बात करते हैं केसेस की, आपकी प्रक्रिया की, किस तरह से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके आप केसेस में और पारदर्शिता लाते हैं और अपने सबूतों को और पुख्ता करते हैं? रादर मैं कहूँगा प्रिवेंटिव फॉर्म में। बिल्कुल, प्रिवेंटिव फॉर्म में, लिवरेजिंग टेक्नोलॉजी टू ब्रिंग ट्रांसपेरेंसी। देखिए, जैसा कि पुनीत जी आपने कहा कि जितना डिस्क्रिशन कम होगा, क्योंकि डिस्क्रिशन से कई बार जो करप्शन है वो उसके चांसेस बढ़ जाते हैं। और जितने गवर्नमेंट के सिस्टम्स ट्रांसपेरेंट, ऑनलाइन, जहाँ कम से कम सर्विस डिलीवरी सिस्टम्स में जो डिपार्टमेंट्स हैं उनमें जो गवर्नमेंट कर्मचारी ऑफिसर है उसका और पब्लिक का इंटरेक्शन जितना कम होगा उतना मेरे ख्याल से जो करप्शन है वो नीचे कम होगा। क्योंकि कई बार जब आप किसी के हाथ में कुछ पावर छोड़ देते हैं तो एक ह्यूमन टेंडेंसी है कि उस पावर का मिसयूज़ होना शुरू होता है। तो हमारे सिस्टम्स में हम जितना ट्रांसपेरेंसी लाएंगे उतना बेहतर होगा। एक सर्विस डिलीवरी के हिसाब से टाइम पीरियड भी कम होगा, उसको सुविधा आम नागरिक को जब मिलती है, और उस पर करप्शन भी कम होगा। आप देखते होंगे कि हमारे जब रेलवे सिस्टम, रेलवे टिकटिंग सिस्टम में जब ऑनलाइन हुआ तो कितना सुविधा चारों तरफ हो गई। हम एक जगह बैठ के कहीं की टिकट कहीं से करा सकते हैं। इसी तरह बैंकिंग में आप देखिए कि किस तरह से ऑनलाइन जब हुआ सारा तो कितना सुविधाजनक ये बात लोगों के लिए हुआ, और मेरे ख्याल से निश्चित रूप से उसमें करप्शन भी कम काफ़ी हद तक हुआ होगा। तो इसी तरह से सारे जो पब्लिक डिलीवरी सिस्टम्स के जो हमारे हैं उसको ट्रांसपेरेंट और ऑनलाइन करना जहाँ तक संभव हो वो करना चाहिए। रही बात आपने जो टेक्नोलॉजी की बात कही, टेक्नोलॉजी को लिवरेज करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे ना केवल हर विभाग में और एक गति पकड़ता है बल्कि आम नागरिक को भी वो सुविधा देता है, तेज़ी से काम होता है। और जो आज बिग डेटा है, आज हमारी जो जनसंख्या है और जिस हिसाब से कई स्कीमों में बेनिफिशरीज हैं और कई गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, उनमें टेक्नोलॉजी को जब यूज़ किया जाता है तो एक कन्वीनियंस होती है काम करने की और समय भी बचता है। एंटी करप्शन ब्यूरो में इस टेक्नोलॉजी को हम लोग अब व्यापक रूप से लागू करने जा रहे हैं। हमारे जो सीन ऑफ जब रेड करते हैं, हम किसी का सर्च करते हैं, किसी के बयान लेते हैं, तो वो ऑडियो वीडियो विजुअल डिवाइसेस के मार्फत हम उनको लेना शुरू करेंगे। अब कर भी दिया है नए लॉज के हिसाब से, ताकि वो एक ऐसी फॉर्म में रहे जिस पे कोई टैंपरिंग नहीं हो सकता जी। देखिए, गवाह कई बार अगर आप उसके बयान लिखते हैं कागज पे तो वो कोर्ट में कई बार माने नहीं वो होते हैं, मना कर सकता है या कह सकता है मैंने ये बयान दिए ही नहीं। लेकिन जब उसका आप ऑडियो विजुअल या उसका वीडियो ले रहे हैं, उसकी गवाही वीडियो के मार्फत ले रहे हैं, तो चांसेस है कि उस पे उसको वो उस पे मना नहीं कर पाएगा। केवल यही कह पाएगा ये मेरा वीडियो नहीं है, मॉफ्ट है या ये डीप फेक है, वो FSL जांच हो सकती है। तो टेक्नोलॉजी बहुत हेल्प करने वाली है, और साथ साथ देखिए टेक्नोलॉजी क्रिमिनल्स के पास भी है जी, बिल्कुल। तो वो एक दूसरा पहलू है जिस पे वो उसका टेक्नोलॉजी का वो भी फायदा उठा रहे हैं। तो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैव टू बी अ स्टेप अहेड ऑफ क्रिमिनल्स हु आर यूजिंग टेक्नोलॉजी। लेकिन बात तो तब होगी ना जब आप इसका इस्तेमाल करने लगेंगे। आज भी मैं देखता हूं कि जब हमें ड्राइविंग लाइसेंस जैसी मूलभूत चीज़ बनवानी है तो हम ढूंढते हैं किसी एजेंट को, जबकि सरकार ने वेबसाइट बनाई हुई है, आप जाइए, लॉगिन कीजिए, अपना डेटा अपलोड कीजिए और आपका काम आसानी से हो जाएगा। लेकिन हम जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है वो एंटरटेनमेंट के लिए ज़्यादा करते हैं, ना कि इन्फॉर्मेशन से अपनी लाइफ को
सुगम बनाने के लिए और आसपास के लोगों को उस चीज़ को प्रोपोगेट करने के लिए जो इस विषय में नहीं जानते। साइबर फ्रॉड्स के बारे में मैं चाहूँगा शालू कोई बात की जाए। बिल्कुल सही कहा आपने कि आसपास हम देखते हैं कि हम कितना ज़्यादा सोशल मीडिया का हम पर प्रभाव है, लेकिन सरकार द्वारा जो भी सिस्टम है वो इतने सुगम बना दिए गए, तो ज़रूरत सिर्फ जानकारी की है। और हम अक्सर इस तरह की चीज़ें देखते हैं, खासतौर से जो बड़े बुजुर्ग हैं जो टेक्नोलॉजी को नहीं समझते, कि एक मैसेज आया कि आपके अकाउंट में 5 लाख रुपए आ गए, तो हम ये नहीं सोचते कि क्यों देगा, और उसके अलावा हम उस लिंक पे क्लिक कर देते हैं और हमारा पूरा सिस्टम जो है हैक हो जाता है, हमारे बैंक अकाउंट्स हैक हो जाते हैं। सर, साइबर फ्रॉड्स एक बहुत ही कॉमन और बहुत ही इजी फॉर्म ऑफ क्राइम जो है उभर के सामने आ रहा है, और हम देखते हैं कि एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ सोसाइटी जो ज़्यादा प्रभावित होता है, और ये जो यंग माइंड्स हैं, जो आपने कहा कि आजकल बिल्कुल जो है बहुत कॉमन हो चुका है, यही इसका दुरुपयोग कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से इसे रोका जा सकता है? देखिए, इसमें सबसे बड़ा जो उपाय है वो बचाव ही है, प्रिवेंशन ही है। क्योंकि इसमें आपको, कंज्यूमर को, जो भी यूज़ कर रहा है टेक्नोलॉजी डिवाइस यूज़ कर रहा है, ऑनलाइन कुछ कर रहा है, उसको सतर्क रहना पड़ेगा। क्योंकि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, साइबर हाईवे मैं कहूँगा इसको। जिस तरह से हम रोड पे चलते हैं, जब रोड पे हम चलते हैं तो हम सतर्क होकर चलते हैं, उसके कुछ नियम हैं कि रोड के हमें बाईं तरफ चलना पड़ेगा, बिल्कुल, और ध्यान रखना पड़ेगा आगे से कोई गाड़ी आ रही है, पीछे से कोई आ रहा है, किस स्पीड पे क्या जाना है। आज हम सब साइबर हाईवे पे हैं, बिल्कुल, हमारे सबके पास स्मार्ट डिवाइसेस हैं, मोबाइल्स हैं, लैपटॉप्स हैं, तो हमें सतर्क रहना पड़ेगा कि इसके डूज एंड डोंट्स क्या हैं, इसके भी नियम हैं, उन नियमों का पालना करना पड़ेगा। कोई भी अनजान लिंक, कोई भी OTP आपसे मांगे, कोई भी आपको कोई ऐसा लुभावनी स्कीम, लॉटरी, कई बार मैसेज आता है आपके पास कि आपकी ये लॉटरी लगी है, इस पे लिंक करें या ये करें। भाई, लॉटरी आने के लिए कहीं टिकट तो खरीदा होगा, ऐसे तो लॉटरी नहीं आ सकती किसी की। तो बहुत से वो ह्यूमन माइंड की साइकोलॉजी पे प्ले करते हैं, कि वनरेबिलिटीज पे प्ले करते हैं, कि आज करंट में क्या चल रहा है पब्लिक के दिमाग में। मान लो कोई एग्जाम है आज, किसी युवा को कोई मैसेज दिया, इस लिंक पे आप क्लिक करें, आज का आपको एग्जामिनेशन का पेपर मिल जाएगा। जी। अब जो युवा एग्जाम देना चाह रहा है, उसकी नेचुरल टेंडेंसी रहती है कि मुझे पेपर पता चल जाए। वैसे भी आप देख रहे हैं सरकार बड़ी आजकल सख्त है नकल पे और क्वेश्चन पेपर्स पे, और ये आजकल जिस तरह से हमारी एजेंसीज ने पुख्ता काम किए, ये ऐसा संभावना भी नहीं है। लेकिन फिर भी कई बार युवा उस पर क्लिक कर देगा, तो उसका फिर सारा डेटा शेयर हो जाता है। तो हमारा डेटा जो है, डेटा हमारा जो आजकल सारा हमारा मोबाइल और उस पे है, तो वी नीड टू प्रोटेक्ट आवर डेटा। और डेटा इज द न्यू ऑयल। डेटा वो जो है हमारा, वो इतना वैल्यूबल है। कई बार किसी का अगर फ़ोन खो जाए, चोरी हो जाए, तो उसका शायद घर से जितना पैसा वो कोई चुरा ले, उससे ज़्यादा नुकसान उसको उस मोबाइल फ़ोन से है, चोरी से, क्योंकि इतना डेटा है उस पे उसका, चाहे फाइनेंशियल उसके OTPs, मतलब उसके पासवर्ड है जो है, बट उसका इवन प्राइवेट डेटा है उस पे। जी, मैं आपको जिक्र करना चाहूँगा, ये डेटा बिकता है। जैसे आप साग सब्जी खरीद के लाते हैं, रद्दी खरीद के लाते हैं, उसी प्रकार डेटा, आपके बिहेवियर पैटर्न्स, क्यों होता है कि आपके फ़ोन पर अचानक कोई ख़ास प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन या एडवर्टीजमेंट्स आने लगते हैं। उसका कारण ये है कि आपने कहीं ना कहीं कुछ ब्राउज़ किया, तो आप सुरक्षित नहीं है। सो इग्नोरेंस और ग्रीड, मुझे लगता है दो बातें जो सर की बात से सामने आई, इग्नोरेंस ही आपको फंसा सकती है और जानकारी ही बचा सकती है, और दूसरा है ग्रीड। जैसा आपने कहा कि एग्जामिनेशन पेपर का सुलभता से मिल जाना, या कुछ धनराशि आ जाए, मुफ्त में कुछ मिल जाए, तो ये मुफ्त की जो सैर है वो आपको फंसा सकती है। आज हम बात कर रहे हैं एंटी करप्शन ब्यूरो के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर रवि प्रकाश मेहरा जी से। ये बात उनके लिए है जिन्होंने इस प्रोग्राम को शुरू से नहीं ज्वाइन किया, अभी ज्वाइन कर रहे हैं। अब कुछ सकारात्मक बात करते हैं। ये तो रही कि समाज की जो गंदगी है उसको दूर करने की। मुझे ध्यान है पिछले वर्ष आपने एक साइबर हैकाथॉन कराया था, पुलिस हैकाथॉन कराया था, बहुत विहंगम था। मुझे ध्यान है स्टेडियम में किस तरह से वो ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया था, और पूरे प्रदेश भर के युवा आए थे, इंडस्ट्री के बहुत सारे एक्सपर्ट थे। इट वाज एक्सेप्शनल, मतलब लग नहीं सकता कि पुलिस विभाग से इस तरह का एक आयोजन किया जा सकता। बहुत सफल रहा, अच्छे सॉल्यूशंस आए और युवाओं की एनर्जी चैनलाइज हुई। और जैसा आपने कहा, आज की थीम भी है कि एंटी करप्शन के लिए युवाओं को इंटीग्रेट करना ज़रूरी है। तो किस तरह से आपके जहन में आया कि एक हैकाथॉन का आयोजन करना चाहिए?
देखिए जैसा कि अपन बात कर रहे हैं साइबर फ्रॉड, साइबर क्राइम का इतना ज़माना है, ये जो क्राइम है वो इतना तेज़ी से फैल रहा है कि जो कन्वेंशनल क्राइम है, और ये क्राइम इंटरेस्टिंगली हाई रिटर्न लो रिस्क क्राइम है। आप आराम से बैठ के करें, आपको कोई रिस्क नहीं है कि पुलिस पकड़ लेगी या आपका कोई और एनकाउंटर हो जाएगा, कुछ और सड़क पे आपके साथ कुछ हो जाएगा। ये और कन्वेंशनल क्राइम जो है वो हाई रिस्क लो रिटर्न है जी। तो इतना साइबर क्राइम, साइबर फ्रॉड हो रहे हैं, तो पुलिस के लिए अब ये एक चैलेंज है, चुनौती है। तो हमने सोचा कि युवाओं को इसमें, क्योंकि युवाओं का जितना फर्टाइल माइंड है और जितना उनको इनोवेशंस है, जितना उनकी एनर्जी है, उसको एक तरह से हमें एंगेज करना चाहिए। तो हमने 28 स्टेट से हमारे युवा आए उस हैकाथन में। मैं क्योंकि डीजी साइबर क्राइम था उस वक्त, तो हमने ये ऑर्गेनाइज़ किया RIC में, अपना बहुत अच्छा आयोजन वो हुआ। उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स पुलिस ने, जो पुलिस से संबंधित स्टेटमेंट्स थे, साइबर क्राइम से संबंधित स्टेटमेंट्स थे, प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स, वो हमने दिए और उसका काफ़ी अच्छा हुआ। रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे मिले हमें। उन सॉल्यूशंस पे जो बच्चों ने दिए उस पर काफ़ी काम अभी साइबर क्राइम ब्रांच पुलिस मुख्यालय कर रहा है। मुझे अभी जानकारी भी मिली है, उस पर कुछ सॉल्यूशंस पे उनको फील्ड में भी इम्प्लीमेंट करने की बात चल रही है। तो इस तरह के जो ये पब्लिक एक तो अवेयरनेस हुई, उससे साइबर क्राइम के बारे में लोगों को जानकारी मिली कि साइबर क्राइम क्या है, डूज एंड डोंट्स क्या होना चाहिए। जो हेल्पलाइन है 1930 मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, वो उसको एक्सेस कर सकते हैं। साइबर क्राइम gov.in हम एक्सेस कर सकते हैं। हमारे साथ कोई साइबर क्राइम या फ्रॉड होता है तो ये जानकारी तो होती है, प्लस जो इन्फॉर्मेशन और नॉलेज पुलिस कर्मियों को मिलती है इसके माध्यम से। तो बहुत सी चीज़ें फील्ड में हो रही होती हैं जो पुलिस कर्मियों और ऑफिसर्स को नहीं पता चलती हैं। तो ये एक इंटरेक्शन है, और वैसे भी ये एक मल्टीपल स्टेक होल्डर जो चीज़ है साइबर क्राइम, इसमें सभी स्टेक होल्डर्स हैं। जैसा मैंने कहा, साइबर हाईवे पे हम सब चल रहे हैं, साइबर हाईवे पे भी हम सब चल रहे हैं। तो एवरीबडी इज अ स्टेक होल्डर। सबको इस, जैसे करप्शन में सबको मुहिम एक साथ इस मुहिम के खिलाफ लड़ना पड़ेगा, उसी तरह साइबर क्राइम के खिलाफ भी सबको इकट्ठा होकर सभी को लड़ना पड़ेगा। बिल्कुल, और बहुत ये एक मैसेज भी है हम सबके लिए कि ये जो एक मुहिम है जहाँ पर हम करप्शन फ्री भारत को देखना चाहते हैं, यहाँ पर आप और हम सभी लोग जिम्मेदार हैं। जैसा कि डॉक्टर रवि प्रकाश ने बताया, ये एक हाईवे है, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम इस बात का ख्याल रखें कि हमारे आगे कौन है, पीछे कौन है, और हम इसमें अपनी सहभागिता निभाएं। और युवा जो हैं, जैसा कि सर ने बताया था कि 15 से 50 वर्ष जो है एक उम्र हो चुकी है जहाँ पे 50% भारतीय हैं, तो उसमें युवाओं को अपने इनोवेशन के साथ में, अपने आइडियाज़ के साथ में आगे आना होगा। और जिस तरह का एक नवाचार किया गया है जहाँ पे युवा वर्ग आगे आया है, और देखिए कितनी अच्छी बात है कि आपके जो सुझाव हैं उन सुझावों को आगे इम्प्लीमेंट किया गया है, जिससे कि ये समाज, ये देश, ये साइबर हाईवे जो है वो क्लीन रहे, आप किसी भी प्रकार की दुर्घटना के शिकार ना हो, आप सुरक्षित रहें, आपका डेटा सुरक्षित रहे, आपकी गाड़ी कमाई सुरक्षित रहे, और साथ ही आप इस बात को समझ सके कि कितना मूल्यवान है हमारी जिम्मेदारी को सही तरीके से आगे निभाना। जी, और मुझे लगता है शालू, ये पूरे देश में पहला और एकमात्र प्रयास किया गया था जो किसी भी पुलिस डिपार्टमेंट ने किया हो। ACB में जो पहल हुई थी वो भी पहली है, पूरे देश के लिए रोल मॉडल है। और राजस्थान पुलिस ने जो ये साइबर हैकाथॉन किया था वो भी पहली बार हुआ था। मेरी जानकारी में नहीं है किसी भी दूसरे राज्यों में इस तरह का कोई प्रयास किया गया हो। बिल्कुल। और मैं जब कल शाम से ही देख रहा हूँ कि जयपुर जो है एक दुल्हन की तरह सजाया गया है, एक अलग ऊर्जा है, अलग जोश है। अभी सुबह सुबह जब मैं 7 बजे घर से स्टूडियो आ रहा था तो फिजाओं में खुशबू ही अलग थी, क्योंकि आज राइजिंग राजस्थान शुरू हो रहा है। और राइजिंग राजस्थान में राजस्थान क्यों खास है, मैं आपको कुछ तथ्य बताना चाहूँगा। 3.42 लाख वर्ग किलोमीटर के भौगोलिक क्षेत्रफल के साथ राजस्थान देश का सबसे बड़ा राज्य है, जो कि भारत की कुल भूमि का 10.41% है। राजस्थान के पड़ोसी राज्य पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात हैं, जो कि ईज़ ऑफ बिजनेस के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए जाने जाते हैं। 4 स्मार्ट सिटीज़ राजस्थान में हैं, जयपुर, उदयपुर, कोटा और अजमेर। एग्रीकल्चर, माइनिंग और टूरिज़्म राजस्थान के इकोनॉमी का ग्रोथ इंजन है। और हम मिनरल्स की और माइंस की बात कर ही रहे हैं, तो राजस्थान की खदानों में सोना, चांदी, बलुआ पत्थर,
चूना पत्थर, संगमरमर, रॉक फॉस्फेट, तांबा और लिग्माइट का प्रोडक्शन होता है। सीमेंट का दूसरा सबसे बड़ा प्रोडक्शन राजस्थान राज्य में है और भारत में जो उत्पादित नमक है उसका कुल 10% हिस्सा राजस्थान का है। आप कुछ जोड़ना चाहेंगे इसमें? बिल्कुल, आपको बता दें कि राजस्थान जो है ये लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कोर्स सीरियल्स है, जिसके बारे में पूरे देश में बात हो रही है। तो राजस्थान इसका सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। साथ ही जो ब्लेंडेड फैब्रिक होते हैं जैसे कि ऊन हो गई, उसमें भी राजस्थान जो एक आगे अग्रणी भूमिका निभाता है। It has a leading position in the production of polyester, viscose yarn, साथ ही सिंथेटिक सूटिंग मटेरियल और प्रोसेसिंग लो कॉस्ट और हाई वेट फैब्रिक जो है, जिसकी जो कीमत है, जो लागत है वो कम है, लेकिन उसकी गुणवत्ता जो है वो भरपूर है, उसमें भी राजस्थान अग्रणी है। साथ ही राजस्थान जो है सोलर मैप में बहुत बड़ा विशिष्ट स्थान रखता है। आपको बता दें कि राजस्थान को 300 से 330 दिनों तक बिल्कुल सूर्य देवता की जो कृपा बनी रहती है, वी रिसीव डायरेक्ट सनशाइन। और राजस्थान एज अ स्टेट 90% भारत के मार्बल, स्लेट, सैंडस्टोन प्रोडक्शन में भी अपनी एक विशिष्ट पहचान रखता है। साथ ही सिरेमिक मिनरल्स और 79 प्रकार के मिनरल्स भी यहाँ पर पाए जाते हैं। तो राजस्थान अपने आप में बहुत कला संस्कृति के लिए तो जाना ही जाता है, लेकिन साथ ही बहुत सारे ऐसे विशिष्ट मिनरल्स हैं हमारे पास में, कोर्स ग्रेन्स हैं हमारे पास में, फैब्रिक्स हैं, जिससे कि चाहे उत्पादन की बात हो, चाहे विकास की बात हो, चाहे बिजनेस की बात हो, तो राजस्थान अपना एक विशिष्ट पहचान रखता है, विशिष्ट भूमिका भी उसमें निभाता है। मुझे लगता है शालू, राइजिंग राजस्थान के इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए बहुत बड़ा माइलस्टोन साबित होने वाली है। मेड़ा साहब, जैसा मुझे जानकारी है कि आप राजस्थान की कॉपर नगरी से आते हैं, तो खेतड़ी झुंझुनू का जो क्षेत्र है, तो आप किस तरह से देखते हैं? आप राजस्थान के जगह जगहों पर घूमे हैं। राजस्थान को जो अब तक टूरिज़्म के तौर पर ही लोग जानते थे, लेकिन जो दूसरे प्राकृतिक संसाधन हैं, सूरज की जो कृपा हम पर है और ज़मीन के नीचे मिलने वाले जो खनिज पदार्थ है, तो योर टेक ऑन द पार्ट दैट इन व्हाट वे राजस्थान कैन बी द न्यू शाइनिंग राजस्थान। देखिए, सौभाग्य है कि मैं इस देश में पैदा हुआ हूँ और उस धरती से मैं पैदा हुआ हूँ जहाँ पे शौर्य की गाथाएँ गाई जाती हैं और संस्कृति, जैसा शालू जी ने कहा, हमारी एक बहुत विशिष्ट संस्कृति है। मेले, त्यौहार और जो जो इमेज राजस्थान की बनती है कि रेगिस्तान है, मरुस्थल है, और उस मरुस्थल में जो रंग बिरंगे हमारी परिधान है, पोशाक हैं, जो हमारे मेले हैं, त्यौहार हैं, इनकी छटाई अलग है। और टूरिज़्म इसके कारण काफ़ी टूरिस्ट काफ़ी संख्या में आते हैं देश विदेश से। और साथ साथ लेकिन अब नए युग में मॉडर्न राजस्थान जिस तरह से उभर के आ रहा है, जैसा आप लोगों ने कहा, अपार हमारी जो मिनरल्स हैं उनकी संपदा अच्छी है, विशेषकर माइनर मिनरल्स की। और मैं उस नगरी से आता हूं, जैसे आपने बताया, खेतड़ी, जहां हजारों वर्ष से इवन हड़प्पन कल्चर में भी बताते हैं कि वहाँ कॉपर को माइन किया जाता था। तो तांबा एक बहुत ही विशिष्ट एक महत्वपूर्ण मेजर मिनरल है और इसका राजस्थान के और उस क्षेत्र के विकास में, एम्प्लॉयमेंट में बहुत बड़ा योगदान रहा है। और इसी तरह हमारे जो, जैसा आपने बताया कि सूर्य देवता की जो हमारे पास कृपा है, 330 दिन जब हम सन को ग्रहण कर रहे हैं, तो आप देखिए कि अब बात होने लगी है नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। अब जिस तरह से पॉल्यूशन, इकोलॉजी और इसकी बात होती है, तो नॉन कन्वेंशनल जो एनर्जी है, चाहे वो सोलर एनर्जी ले लें या विंड एनर्जी ले लें और चाहे बायो फ्यूल ले लें, ये इस तरह के ऑल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं जिस पे अब दुनिया का इंक्रीजिंगली फोकस होता जा रहा है। और ये हमारी बहुत अच्छी खुशकिस्मती है कि राजस्थान में हमारे पास इतनी भूमि है। जैसा कि आपने बताया कि भौगोलिक दृष्टि से तो हम सबसे बड़े हैं ही, हमारा क्षेत्रफल सबसे बड़ा है, लेकिन ये क्षेत्रफल जो हमारा वेस्टर्न राजस्थान है विशेषकर, ये इतना बड़ा क्षेत्रफल है जिसमें रेगिस्तान है। और आज वो रेगिस्तान की जो ज़मीन है, जो पहले लोग सोचते थे कि किसी काम की नहीं है, आज वही ज़मीन पे बड़े बड़े हजारों हेक्टर में सोना उगलने का काम हो रहा है। सोलर प्लांट लगाए जा रहे हैं, विंड एनर्जी के लिए बड़ी विंड मिल्स लगी हुई हैं। तो और उसी एरियाज़ में पानी के मार्फत
अच्छी खेती हो रही है, अनार की खेती हो रही है, खजूर की खेती हो रही है, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम सोच भी नहीं सकते थे कि इन एरियाज़ में होगी। तो ये हमारा मैन पावर है, युवा हैं, हमारे जो पॉलिसी मेकर्स हैं, ये लगातार इस पे काम कर रहे हैं। और ये एक बहुत अच्छा एक ऐसा समय है जब राइजिंग राजस्थान इस प्रदेश में आयोजित हो रहा है, ये वर्ल्ड को शोकेस करने के लिए कि राजस्थान में जिस तरह की अपार संभावनाएं हैं बिजनेस की, इन्वेस्टमेंट की, टूरिज्म की, और यहाँ का जो लॉ एंड ऑर्डर, देखिए किसी भी इन्वेस्टमेंट के लिए सुरक्षित रखने के लिए सबसे एक, जैसे हम हवा में ऑक्सीजन लेते हैं, हमें एहसास नहीं होता कि हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, और जिस वक्त ऑक्सीजन अगर बंद हो जाए तो प्राण निकल जाए। लॉ एंड ऑर्डर भी ऐसी चीज है। जिस भी प्रदेश में शांति व्यवस्था, क्राइम और ये कंट्रोल में रहेगा, आप मान के चलिए वहाँ इन्वेस्टर आएगा। बिल्कुल। और हमारा जो कानून व्यवस्था की स्थिति है देश के बहुत से राज्यों से बहुत बेहतर है, ये लोग मानते भी हैं, ये कहने की बात नहीं है, कोई आंकड़ों पे जाने की बात नहीं है, लेकिन एक आम परसेप्शन, आम धारणा है कि राजस्थान का लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा है, शांति व्यवस्था अच्छी रहती है, यहाँ लोग अच्छे हैं, क्राइम कम है। तो नेचुरल रूप से इन्वेस्टर को ये चीज़ जो है वो एक ऐसी चीज़ है जो उजागर ये उस तरह से नहीं हो पाती है कई बार, बहुत ही ऑब्वियस टर्म्स में, बट ये बहुत बड़ी चीज़ एक इन्वेस्टर के दिमाग में पीछे रहती है, उसके बैक ऑफ द माइंड में, कि मुझे वहीं जाना है जहाँ मैं सुकून से अपना बिजनेस चला सकूं। बहुत बड़ी बात कही सर ने कि सुरक्षा जो है, जो भाव है कि हाँ यहाँ मैं सेफ हूँ, सबसे पहले व्यक्ति ये देखता है कि मैं सुरक्षित हूँ, उसके बाद बाकी चीजें सोचता है। तो हमारे यही कारण है कि इतने टूरिस्ट आते हैं। मैं आपको साझा करना चाहूँगा कि पूरे देश भर में अपनी किसी भी डॉटर के एडमिशन के लिए मेरे पास कई बार कॉल आते हैं, तो राजस्थान की जिक्र करते हैं, तो मैं पूछता हूँ कि वाई राजस्थान, तो ये कहता है कि भाई बच्ची सुरक्षित रहेगी। आप देखिए कितना बड़ा मैसेज है, एक सोशल परसेप्शन है राजस्थान के बारे में कि यहाँ पर पीसफुल है। हमारी बच्ची जो दूसरे राज्य से, बिहार से, तमिलनाडु से, केरल से, गुजरात से, इवन नेबरिंग स्टेट से भी हमारे पास में बच्चियाँ पढ़ने आती हैं, और मैसेज यही है कि राजस्थान सुरक्षित है। आपने अपनी एक हम्बल शुरुआत की ग्रामीण परिवेश से, और जैसा मुझे विदित है, जैसा आपके नाम में भी डॉक्टर लगा हुआ है, पीएचडी की आपने पढ़ाई की, तो फिर ये पीएचडी की पढ़ाई के बाद में फिर पुलिस सर्विसेज में आने का मन कैसे बना? पुलिस को उस समय यही माना जाता था कि भाई इसमें डंडे और बंदूक का काम होता है, थोड़ा मोटी बुद्धि का आदमी चाहिए, तो कैसे आपको लगा कि पीएचडी के बाद मुझे पुलिस सेवा में आना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं इस बात पे तुरंत रिस्पॉन्स दूंगा कि पुलिस में भी पढ़े लिखे लोग चाहिए, क्योंकि पुलिसिंग जैसा कि आम धारणा है केवल डंडे का काम नहीं है। पुलिस में कानून को समझना, और इतने कानून हैं कि मतलब वो जो स्टैट्यूट बुक्स में है, गवर्नमेंट ने अब कई कानूनों को तो उसमें से हटाया है, क्योंकि कानून इतने सारे हो गए थे, उनको सिंप्लीफाई किया है। नए कानून आए हैं, आपने देखा होगा, आईपीसी, सीआरपीसी रिप्लेस हुई हैं बीएनएस और बीएनएसएस से। तो ये जो पढ़ने लिखने का काम है पुलिस का, और जैसे कोर्ट में भी प्रूव करना, तो अच्छा अगर उसको समझ के, उसको अपना केस अच्छी तरह नहीं बनाया पढ़ के, तो वो मुश्किल है फिर कोर्ट में उसके सक्सेस होने की। इसी तरह वर्ल्ड इंक्रीजिंगली इंटरडिपेंडेंट होता जा रहा है, और पुलिस कर्मी, पुलिस ऑफिसर एक ऐसा इंसान है जिसको हर क्षेत्र में की जानकारी होनी चाहिए। आज वर्ल्ड में किसी स्थान पे कुछ एक्टिविटी हुई है, कुछ घटना हुई है, उसका क्या मेरे क्षेत्र पे असर पड़ेगा, बिकॉज वी आर ऑन सोशल मीडिया। क्राइम की बाउंड्रीज नहीं है ना, तुरंत कहीं भी हो सकता है। इधर ट्रैवल होती है। वो जमाने गए कि वर्ल्ड के किसी क्षेत्र में कुछ हुआ और यहाँ 10 दिन बाद खबर आई, तो तुरंत सूचना जाती है। और अब पुलिसमैन शुड अप्रिशिएट, उसको ये विश्लेषण करके देखना पड़ेगा कि मेरे एंटिसिपेट करना पड़ेगा। कई बार आपको घटना से पहले आपको एंटिसिपेट करना पड़ेगा कि ये सिचुएशन मेरे एरिया में भी हो सकती है, इसके ये रिपरकशंस, इसके परिणाम ये हो सकते हैं। तो इसीलिए पढ़ना लिखना और चीज़ों को समझना, संवेदनशील होना बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए पढ़ाई लिखाई बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। और विशेषकर एंटी करप्शन की बात अगर मैं करूं डिपार्टमेंट की, तो हम डील करते हैं गवर्नमेंट के सभी डिपार्टमेंट से,
तो हमारे यहाँ बहुत ज़रूरी है कि हमें पता होना चाहिए कि किस डिपार्टमेंट में क्या प्रक्रियाएं हैं, उनका डोमेन क्या है, किस तरह से वो टेंडर्स फ्लोट करते हैं, कितना बजट का वो किस तरह से यूटिलाइजेशन होता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, वो केवल आपको अध्ययन के मार्फत ही आ सकती हैं। रही बात मेरी जर्नी की, तो मेरी जर्नी बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से शुरू हुई। पिताजी गांव में किसान थे और मैं वहाँ 1-2 साल ही पढ़ा मैं वहाँ, और मैं बड़े फ़ख्र के साथ ये कहना चाहता हूँ कि स्वामी विवेकानंद जी इस नगरी में आए थे और इस नगरी से ही फिर वो वर्ल्ड कांग्रेस एड्रेस करने के लिए गए थे, बिल्कुल कांग्रेस ऑफ रिलीजन्स में गए थे शिकागो में, और वहाँ के जो हमारे राजा थे उन्होंने उनका अजीत सिंह जी उन्होंने उनकी यात्रा को स्पॉन्सर किया था जी। तो वहाँ मैं जो एक स्कूल है रामकृष्ण मिशन, उसमें 1 साल पढ़ा भी बचपन में, और उसके बाद जयपुर में बोर्डिंग स्कूल में मैंने दाखिला लिया। और उसके बाद फिर जो मेरी जर्नी है वो स्कूल में बहुत कुछ सीखने को मिला टीचर से, साथी जो सहपाठी थे हमारे, क्योंकि जो लर्निंग प्रोसेस है वो लर्निंग प्रोसेस टीचर्स और शुरुआत में माँ बाप फैमिली तो होता ही, जैसा आपने शुरू में कहा, उसके अलावा आपके जो पीयर ग्रुप है जी, उससे आप बहुत कुछ सीखते हैं, बहुत अच्छी चीज़ भी सीखते हैं, बहुत कई बार दूसरी चीज़ें भी सीखते हैं जो आपके विकास में बहुत उपयोगी रहती हैं। किस चीज़ को ग्रहण करना है, किस चीज़ को नहीं ग्रहण करना है, ये बचपन से बहुत ज़रूरी है। एक थॉट कि ये चीज़ मुझे करनी है, और वहीं से आपके गोल तय होते हैं। तो स्कूल से, जैसा आप कह रहे हैं, स्कूल से मेरा गोल तय था कि मेरे को सिविल सर्विस में जाना है, क्योंकि परिवार में हमारे हमारे चाचा जी थे जिन्होंने मुझे पाला, क्योंकि मेरे पिताजी की जो मृत्यु बहुत पहले हो चुकी थी, तो उन्होंने मुझे पाला। तो वो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में थे और मुझे ये लगा कि मुझे उनके कदमों को फॉलो करना चाहिए। तो उसकी तैयारी मैंने करीब कॉलेज से ही शुरू कर दी थी। तो ये ज़रूर था कि मुझे जब अलॉटमेंट हुई सर्विस, तो पुलिस में ऐसा जाने का स्पेसिफिक कोई वो नहीं था इच्छा, लेकिन जब सर्विस अलॉट हुई और विशेषकर राजस्थान अलॉट हुआ, काडर अलॉट होता है, तो मुझे लगा कि मुझे मेरा गृह राज्य मिल गया है, और गृह राज्य में काम करने का जो जो इच्छा थी, उत्साह या ये उत्साह था, वो फिर मुझे लगा कि पुलिस सर्विस मुझे ज्वाइन करनी चाहिए। और मैं कह सकता हूँ कि ज्वाइन करने के बाद मुझे लगा कि हाँ, इस सर्विस में करने के लिए बहुत कुछ है, क्योंकि पुलिस एक सेवा है जी। पुलिस, अगर आप उस एटीट्यूड के साथ आ रहे हैं कि मुझे आम आदमी की सेवा करनी है, तो ये बहुत बड़ी सेवा हो सकती है। क्योंकि कोर्ट में तो हम कई बार जाते हैं तो बहुत टाइम लग जाता है, बहुत सी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिसमें आम नागरिक को आप, पुलिस अगर सही ढंग से संवेदनशील है, सही कानूनी काम करती है, तो आम नागरिक को त्वरित रूप से हम लोग राहत प्रदान कर सकते हैं। और ये एक बहुत बड़ी सेवा है जिसका मैं सभी अपने पुलिसकर्मियों से लगातार कहता रहता हूँ कि भाई इसको रियलाइज़ कीजिए, इसको रिकग्नाइज़ कीजिए कि आपकी जो सर्विस है उसको आप अगर सही ढंग से करते हैं तो एक समाज में बहुत बड़ा आप बदलाव ला सकते हैं, एक बहुत बड़ी रिलीफ आम और गरीब आदमी को, महिलाओं को, कमज़ोर वर्गों को आप दे सकते हैं। बिल्कुल। और अब हम देखते भी कि जो पुलिस महकमा है खुद ही आम जनता के बीच में जाता है, बातचीत करता है, और वहाँ पे अवेलेबिलिटी, जो पहले एक जो डर था वो खत्म होता चला जा रहा है। तो एक बहुत अच्छी बात निकल कर सामने आई कि तो जानकारी है, जो अध्ययन है, हमें एक कोलैबोरेटिव इकोसिस्टम का सब हिस्सा है, साथ ही जो हमारा पीयर ग्रुप है माता पिता के साथ में, उसका बहुत प्रभाव हम पे रहता है। सर, आपके बचपन की ओर चलते हैं थोड़ा सा, किस तरह की आपकी, जो आपने कहा ग्रामीण परिवेश से आते हैं, लेकिन आप फोकस थे, आपको ये पता था आपको सिविल सर्विसेज में जाना है, लेकिन आज के युवा वर्ग के पास इतने सारे डायमेंशंस हैं कि वो कंफ्यूज हो जाता है। ऐसा नहीं है कि वो नहीं करना चाहता। किस तरह से एक दिशा निर्धारण की जानी चाहिए? जो युवा हमसे जुड़े हैं, जो कार्यक्रम देख रहे हैं, क्या कहेंगे उनसे? देखिए, हर युग में एक अपनी अलग ऑप्शंस होते हैं, विकल्प होते हैं, और हर युग में सोच बदलती है, और आजकल तो वो सोच 5, 7, 10 साल में बदलती है। कई बार बच्चे एक दूसरे को कहते हैं कि 10 साल छोटा है मेरे से, ये नहीं समझ सकता, या छोटा कहता है कि ये 10 साल बड़ा है मेरे से, ये मेरा थॉट नहीं समझ सकता। तो जो थॉट प्रोसेस है, क्योंकि इतना सारा डेवलपमेंट हो रहा है चारों तरफ, तो थॉट प्रोसेस लगातार बदलता जा रहा है,
और इस थॉट प्रोसेस को हमें हार्नेस करना है और उस तरह से हार्नेस करना है कि हमारे युवा, विकल्प इतने सारे हैं कि कई बार वो उन विकल्प में, उन ऑप्शन में चूज नहीं कर पाता। तो उसके लिए उसको अपना पैशन देखना पड़ेगा, अपना जुनून देखना पड़ेगा। और इससे बेहतर कोई काम नहीं हो सकता कि अगर आपका पैशन आपका जॉब बन जाए। तो युवाओं को अपना ढूंढना पड़ेगा और ये एक सेल्फ डिस्कवरी है। मैं कहूँगा कि ये उसको चीज़ें और ऑप्शंस और वो तो बहुत जानकारी तो बहुत मिल जाएगी, बट जब तक वो खुद उसमें ट्राई करके नहीं देखा। और यही बात हमारे युग में नहीं थी। हमारे पास लिमिटेड ऑप्शन थे, हम एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते थे। हम लोगों को एक रास्ते पे चल दिए तो चल दिए, ये सेफ है। लेकिन आज के युवाओं की ये धारणा नहीं, और वो धारणा में कई बार वो सही भी है जी। ऑप्शंस हैं कि अगर आप मुझे 12th में कह रहे हैं कि ये करो, मुझे अभी पता ही नहीं है कि ये चीज़ मेरे लिए उपयुक्त है या नहीं है। वो एक्सपेरिमेंट करना चाहता है, वो चाहता है कि मैं 1-2 साल ट्राई करूं ये चीज़, फिर कुछ और करूं। और हम देखते हैं स्टार्टअप्स जो आजकल इतने आ रहे, इतना इनोवेशन है, वो उसी का शायद एक रिजल्ट है कि इतनी तरक्की भी देख रहे हो, युवा इतना फोकस्ड है आज। बिल्कुल, तो वो एक डिस्कवरी की जर्नी में जाना चाहता है। तो इस डिस्कवरी की जर्नी में थोड़ा समय लगता है कई बार, इसलिए माँ बाप को भी कई बार लगता है कि ये फोकस्ड नहीं है, बल्कि उसको ये एक जर्नी है जो उसको करने, मेरे ख्याल से, मेरा पर्सनल विचार है, इस जर्नी पे उसको जाने देना चाहिए। ट्रायल एंड एरर के माध्यम से आप अपनी जर्नी को समझते हैं, खुद को समझते हैं और अपने लिए क्या बेहतर है वो चुनने का हक सभी के पास में है। और जो जैसा आपने कहा कि जब आपका पैशन प्रोफेशन बन जाता है तो फिर आप काम नहीं कर रहे होते, आप अपने काम को आनंद कर रहे होते हैं। पूछिए जरा सचिन तेंदुलकर से, 8 घंटे लगातार रोज क्रिकेट पिच पर जाना, वहाँ धूप का महसूस, टाइम और स्पेस जब दोनों का भास खत्म हो जाए तो समझ लीजिए कि ना तो आपको घड़ी देखने की आवश्यकता पड़े, जैसा कि मुझे अभी देखा नहीं और समय तेजी से आगे बढ़ गया, समाप्ति की ओर हम जा रहे हैं, और आप कहाँ हैं ये भास भी अगर आपके पास खत्म हो जाता है ना, तो अब मुझे लगता है आप सही जगह पर पहुंच गए। मुझे लगता है मैं इस वक्त सही जगह पर हूँ। तो रवि जी, वापस हम आज की जो विषय है इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे, उस पर आते हैं कि किस प्रकार से अगर किसी व्यक्ति को आपके विभाग तक कोई बात पहुंचानी है तो किस तरह से वो अप्रोच कर सकता है? हमारी 2 हेल्पलाइन है, एक है 1064, कोई भी नागरिक इस पे फ़ोन कर सकता है इस हेल्पलाइन पे। तो इस हेल्पलाइन के कॉल टेकर 24 घंटे उपलब्ध रहते हैं और वो नोट करते हैं, और उस पर फिर हमारा जो भी एंटी करप्शन डिपार्टमेंट का जो ऑफिसर है वो उस व्यक्ति से संपर्क करता है और उसको बात को आगे बढ़ाता है। हमारी एक व्हाट्सएप लाइन भी है, व्हाट्सएप नंबर भी है, जो पहले तो सिर्फ कॉल हम लोग मैसेजेस लेते थे, लेकिन अब हमने रिसेंटली उस पर कॉल्स भी आरंभ कर दिए हैं, और वो नंबर है 9413502834। मैं दोहराऊंगा 9413502834। आप इन 2 हेल्पलाइंस पे लगातार आप हमें सूचनाएं देते रहें, और करप्शन के विरुद्ध जो मुहिम है और सरकार की जो जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है उसमें हम अधिक से अधिक सफलता प्राप्त करें। इसमें सभी पब्लिक के व्यक्ति और सभी जो आम नागरिक हैं, इसमें हमारी इस मुहिम में आप हमारा साथ देंगे तो निश्चित रूप से मेरा मानना है कि हम करप्शन के विरुद्ध जो सरकार की पॉलिसी है उसके विरुद्ध हम जीरो टॉलरेंस। संक्षिप्त में जानना चाहेंगे, जब कंप्लेंट करते हैं तो कंप्लेनेंट के मन में भय रहता है, सो प्रिजर्वेशन या उसका जो हक है कि मेरी पहचान गोपनीय रखी जाए, क्या ऐसा प्रोटेक्शन है? उसकी जानकारी पुनीत जी गोपनीय रखी जाती है, और कई बार वो चाहता है कि नहीं मेरा नाम आए, मैं भी चाहता हूं कि खुल के मैं इस बारे में करूं। तो दोनों ही बातें हैं। कोई अगर उसमें कॉन्फिडेंशियल अपनी बात रखना चाहता है, उसकी बिल्कुल गुप्त, उसकी प्राइवेसी का हम रिस्पेक्ट करते हैं और उसी तरह से हम कार्रवाई करते हैं जी। और शालू, अब विदा होने से पहले मैं पुनः अपने दर्शकों के साथ साझा करना चाहूँगा कि आज राइजिंग राजस्थान की शुरुआत हो रही है। राइजिंग राजस्थान राज्य के अभूतपूर्व समावेशी सतत आर्थिक सामाजिक विकास और लोगों के कल्याण के लिए निजी क्षेत्र की भागीदारी की दिशा में राज्य का मिशन है। राइजिंग राजस्थान समिट का उद्घाटन पूरी तरह सोलर पर आधारित होगा, पूरा प्रोग्राम सोलर ऊर्जा से संचालित होगा। यह समिट सूरज की ताकत से राज्य के विकास में एक नया सवेरा लेकर के आएगी। राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट के माध्यम से
राजस्थान में औद्योगिक परिदृश्य को एक नई दिशा मिलेगी। और कार्यक्रम के अंत में आज के मेहमान डॉक्टर रवि प्रकाश मेहड़ा, डायरेक्टर जनरल एंटी करप्शन ब्यूरो, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, आपका अनेक अनेक धन्यवाद करते हैं और दर्शकों से लेते हैं विदा। नमस्कार।